आज की कहानी है आधुनिक बीवी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आज रात तथा कल बहुत बर्फ पड़ने वाली है। क्या तुम्हारा अभी भी कल शाम को पाल के यहाँ होने वाली पार्टी में जाने का विचार है? मैंने रेणु से पूछा। रेणु चाय बनाने चली गई थी, सो शायद उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। जब वह चाय बनाकर लाई तो मैंने उससे फिर वही प्रश्न दोहराया तो वह बोली, दिनेश, पाल तुम्हारे पुराने व गहरे मित्र हैं। इतने दिनों बाद उन्हें यह खुशी मिली है और तुम्हें उन्होंने विशेष तौर पर बुलाया है। क्या तुम अपने मित्र की खुशी में शामिल होना नहीं चाहते? चलो तो तैयार हो जाओ, बाजार से कोई तोहफा ले आए। मैं बोला। चाय पीकर हम बाजार गए। पहले पाल के लिए तोहफा खरीदा, फिर अगले सप्ताह के लिए खाने का सब सामान खरीदने के बाद रात को 9 बजे घर वापस आए। रेणु ने खाना पहले ही बना रखा था, सो उसे गर्म करके खाया और फिर टेलीविज़न देखने लगे। 10 बजे के करीब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बर्फ़ पड़ने लगी थी। रात में 11 बजे के समाचार सुने और हम सोने चले गए। अगले दिन भी बर्फ़ पड़ती रही तो मैंने पाल को फ़ोन किया। अरे, तुम्हारी पार्टी आज ही है या स्थगित करने की सोच रहे हो? पाल बोला, अरे बर्फ़ कोई ज़्यादा नहीं है, पार्टी समय पर ही है। पाल मेरा पुराना मित्र है। हम दोनों एक साथ ही अमेरिका आए तथा एक साथ ही एमएस किया था। पाल से मेरी मुलाकात पेरिस में हुई थी। फिर मैं न्यूयॉर्क में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी करने लगा था। पाल कैलिफोर्निया में जाकर बस गया। 3 वर्ष बाद मैंने भारत जाकर रेणु से शादी कर ली तथा न्यू जर्सी में एक दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली और यहीं बस गया। पिछले वर्ष शनिवार को जब हम एक शॉपिंग सेंटर में घूम रहे थे तो अचानक पाल से मुलाकात हुई। पाल 1 महीना पहले न्यू जर्सी में आकर रहने लगा था। उसने अब तक शादी नहीं की थी। वह अब अक्सर शनिवार रविवार को हमारे घर आने लगा। रेणु पाल से जब भी शादी करने को कहती तो उसका जवाब होता, भाभी जी, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। रेणु जब उससे उसकी पसंद के बारे में पूछती तो उसका जवाब होता, मुझे बहुत सुंदर व आधुनिक विचारों की पत्नी चाहिए। रेणु जब उससे आधुनिक की परिभाषा पूछती तो उनमें घंटों तक बहस होती रहती। पाल का पूरा नाम धर्मपाल है। रेणु ने उससे एक बार कहा, तुम लोगों का को अपना पूरा नाम धर्मपाल क्यों नहीं बताते? वह बोला, भाभी जी, धर्म तो मैं भारत में ही छोड़ आया था, अब तो पाल बाकी रह गया है। अचानक एक दिन पाल का फोन आया, दिनेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। 2 सप्ताह बाद मेरी शादी है। मैंने तुम्हें कार्ड भेज दिया है, हो सके तो अवश्य आना। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसके न्यू जर्सी के घर पर फ़ोन मिलाया पर किसी ने ना उठाया। 2 दिनों बाद हमें पाल का कार्ड मिला तो यकीन आया कि वास्तव में उसकी शादी होने जा रही है। लगभग 1 महीने बाद पाल वापस अमेरिका आ गया और उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी शादी का प्रोग्राम अचानक बन गया। वह आगे बोला, पिताजी का एक दिन फोन आया कि एक लड़की उन्हें बहुत पसंद आई है, आकर देख तो लो। मैं उसी सप्ताह दिल्ली चला गया और शादी पक्की हो गई। रेणु ने पाल को पत्नी सहित घर आने का न्योता दिया तो वह बोला, भाभी जी, सुषमा तो अभी नहीं आ पाई है, उसके वीज़ा के लिए कुछ कागज़ वगैरह भेजने हैं। रेणु ने फिर उसे स्वयं ही आने को कहा तो वह बोला, अच्छा, मैं अगले शनिवार को आऊँगा। शनिवार को दोपहर के 2 बजे के करीब पाल ने घंटी बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला। बधाई हो पाल, अफसोस है कि हम तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सके। रेणु भी पीछे से आ गई और उससे बोली, तुमने हमें समय ही नहीं दिया, वरना हम तो अवश्य आते। पाल बोला, घर में तो आने दो, बाद में ताने देते रहना। वह भीतर आ गया तो रेणु खाना परोसने लगी। खाना खाने के बाद हम लोग बैठकर बातें करने लगे। रेणु ने पूछा, सुषमा कब तक अमेरिका आएगी? देखो, कागज़ वगैरह तो भेज दिए हैं, शायद 2 महीने में आ जाए। सुषमा 1 महीने से पहले ही अमेरिका आ गई। तब उसी खुशी में पार्टी का आयोजन किया गया था। शाम को जब हम पाल के घर पहुंचे तो हमसे पहले ही 2-3 परिवार वहां आ चुके थे। पाल ने हमारा सबसे परिचय कराया। रेणु बोली, पाल, तुमने सबसे परिचय करा दिया है या कोई बाकी है? भाभी जी, सुषमा ऊपर तैयार हो रही है, अभी आने ही वाली है। करीब आधे घंटे बाद सुषमा नीचे आई तो पाल ने उसका सबसे परिचय करवाया। वह पाल से 12 वर्ष छोटी थी
पर थी सुंदर। उसने बहुत मेकअप किया हुआ था, इससे और भी खूबसूरत लग रही थी। हम सब लोगों को पाल ने शीतल पेय दिए। फिर उसने सुषमा से पूछा, तुम क्या लोगी? वह बोली, कुछ भी। इस पर पाल उसके लिए स्कॉच बनाने लगा तो वह बोली, इसमें पानी मत डालना, बस बर्फ डालकर ले आना। जितनी भी वहाँ और भारतीय महिलाएं थीं, सब साधारण पेय ही पी रही थीं। मैं ऐसी बहुत ही कम भारतीय महिलाओं को जानता हूँ जो शराब पीती हैं। रेणु ने जब यह देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सुषमा, जो अभी अभी भारत से आई है, स्कॉच पी रही है। कुछ और महिलाओं को भी आपस में कानाफूसी करते सुना। अरे, हम तो यहाँ पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं, भारत में भी काफ़ी आधुनिक थे, पर स्कॉच तो दूर, हमने तो कभी वाइन तक को हाथ नहीं लगाया। रीता को मैंने रेणु से ये कहते सुना। इतने में सुषमा को लेकर पाल बीच मंडली में आया और दोनों ने जाम टकराकर पीने शुरू कर दिए। 2-3 घंटे तक पार्टी बड़ी गर्म रही। कुछ लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे तो कुछ हिंदी फिल्मों पर। 12 बजे के करीब शादी की खुशी में केक काटा गया। फिर सब ने पाल को बधाइयाँ और तोहफे दिए। उसके बाद खाने की बारी आई। 12 बजे के आसपास पार्टी तितर बितर होनी शुरू हो गई। हमें घर आते आते 1 बज गया। घर आते ही मैं बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। सुबह 9 बजे के करीब जब मेरी आंखें खुली तो पाया कि रेणु बिस्तर पर नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर झांका, बर्फ अभी भी गिर रही थी। मैं नीचे आया तो देखा रेणु सोफे पर सो रही है। मैं जब नहाकर लौटा तो उस समय करीब 11 बज रहे थे। रेणु अभी भी सो रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाकर उठाया तो वह हड़बड़ाकर उठी और बोली, क्या टाइम हो गया? तुम्हें आज टाइम की क्या चिंता है? यह बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? मुझे रात नींद नहीं आई तो यह सोचकर कि तुम्हारी नींद न खराब हो, 2 बजे के करीब नीचे चली आई। यहाँ आकर भी जब नींद न आई तो टेलीविज़न चला दिया। फिर पता नहीं कब नींद आ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई क्योंकि वह हमेशा चाय पीना पसंद करती है। फिर उससे नींद न आने का कारण पूछा तो बोली, ऐसी तो कोई खास बात नहीं थी, बस पाल और सुषमा के बारे में ही सोचती रही। तुमने देखा नहीं वह कैसी बेशर्मी से शराब पी रही थी। मैं बोला, तुम्हें दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी से क्या मतलब? तो क्या पाल कोई दूसरे हैं? वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं। उसने जोर से यह बात कही। मैंने प्यार से कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। शराब पीना या ना पीना पाल और सुषमा का व्यक्तिगत मामला है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। रेणु चाय पीकर बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम फायर प्लेस जला लो। आज बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए बैठकर कोई पुरानी हिंदी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, जैसी सरकार की मर्जी। रेणु जब नहाकर वापस आई तब तक मैंने फायर प्लेस में आग जला ली थी। हमने एक हिंदी फिल्म का कैसेट लगाया और देखने लगे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। रेणु ने रिसीवर उठाया और ऊपर जाकर बातें करने लगी। वह करीब आधे घंटे बाद नीचे आई तो मैंने पूछा, किसका फ़ोन था? वह बोली, कल की पार्टी में एक दक्षिण भारतीय महिला मिली थी, उसी का फ़ोन था। सुषमा के बारे में ही बातें होती रहीं कि कैसे वह बड़ी बेशर्मी से पाल के गले में बाहें डालकर शराब पी रही थी। मैंने बात को आगे ना बढ़ाया, उठकर वीडियो बंद कर दिया और चाय बनाने लगा। चाय पीने के बाद मैं ऊपर जाकर लेट गया। मुझे छुट्टी के दिन दोपहर बाद थोड़ी देर सोना बड़ा अच्छा लगता है। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि रेणु मेरे पास ही सो रही है। मैं उसे सोता छोड़कर नीचे चला आया और टेलीविज़न देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद रेणु भी नीचे आई और रसोई में जाकर रात के खाने का प्रबंध करने लगी। मैंने रेणु से कहा कि यदि बर्फ़ पड़नी बंद ना हुई तो लगता है कल ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। करीब 8 बजे हमने खाना खाकर फिर से हिंदी फिल्म देखने लगे। 10 बजे के आसपास हम सोने चले गए। सुबह उठकर मैंने देखा कि बर्फ़ तो अब पड़नी बंद हो गई है, पर सड़कें अभी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। मेरा ऑफिस घर से केवल 5-6 मील की दूरी पर है, सो ऑफिस जाने का निश्चय किया। ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। शाम 5 बजे मैं वापस घर आ गया। रेणु ने चाय बनाई और डाक ला कर दी। पूरा सप्ताह ही बीत गया। शुक्रवार की शाम को रीता का फ़ोन आया। उसने अपने यहाँ अगले दिन रात के डिनर पर आने का निमंत्रण दिया। हमारा चूंकि अगले दिन
कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था, सो हाँ कर दी। रीता के घर जब पहुंचे तो यह जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि पाल वहां निमंत्रित नहीं है। रीता ने अन्य भारतीय परिवारों को भी बुलाया हुआ था। पार्टी में भी सुषमा के बारे में चर्चा होती रही। महिलाओं को इस बात का बड़ा दुख था कि उन्होंने कभी सुषमा जैसे फैशन क्यों नहीं किया या खुलकर लोगों के सामने शराब क्यों नहीं पी। रात को जब हम घर लौटे तो रेणु ने कार में फिर से सुषमा पुराण दोहराना चाहा, पर जब मैंने उसमें कोई दिलचस्पी न दिखाई तो उसे चुप हो जाना पड़ा। अगले दिन रेणु ने पाल को फ़ोन किया और उसे घर आने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें घर के लिए फर्नीचर वगैरह खरीदना है। पर शाम को करीब 8 बजे वे दोनों अचानक हमारे घर आ पहुँचे। अरे, तुम तो खरीदारी के लिए जाने वाले थे, मैंने पाल से पूछा। वहीं से तो आ रहे हैं, वह बोला। उसने बाद में बताया कि फर्नीचर तो खरीद नहीं पाए क्योंकि सुषमा ने और सामान खरीदने में ही इतने पैसे लगा दिए। हमारे यहाँ वे लोग रात के खाने तक रुके और फिर घर चले गए। रेणु ने मुझे बाद में बताया कि पाल ने अपनी पत्नी को $2000 की हीरे की अंगूठी दिलवाई है। उसकी असली शिकायत यह थी कि मैंने कभी हीरे की अंगूठी खरीदकर उसे क्यों नहीं दी। उसने मुझे कोई और ताने भी दिए। 3-4 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पाल का फ़ोन आया कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैंने उसे शाम को घर आने को कहा तो बोला, नहीं, मैं केवल तुमसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। मुझे जल्दी एक मीटिंग में जाना था, सो कहा, अच्छा, ऑफिस के बाद पब्लिक लाइब्रेरी में मिलते हैं। वह इसके लिए राज़ी हो गया। मैंने रेणु को फ़ोन कर दिया कि शाम को ज़रा देर से आऊँगा। शाम को मैं जब लाइब्रेरी में पहुंचा तो पाल वहां पहले से ही बैठा था। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझसे $5000 उधार मांगे। वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही कमाता था और काफ़ी समय से नौकरी भी कर रहा था। उसने अभी तक घर भी नहीं खरीदा था, किराए के फ्लैट में ही रहता था। भारत भी उसने कभी पैसे नहीं भेजे थे क्योंकि उसके घर वाले बहुत समृद्ध थे। मैंने पूछा, तुम्हें पैसों की ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्या घर खरीदने जा रहे हो? वह बोला, नहीं यार, जब से सुषमा आई है तब से खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उसने 3-4 महीने में इतनी खरीदारी की है कि सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब वह नई कार खरीदने को कह रही है, तो उसमें क्या बात है? किसी भी कार डीलर के पास चले जाओ, वह पैसे का प्रबंध करा देगा। वह बोला, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मेरे ऊपर करीब 10-12 हज़ार डॉलर का वैसे ही कर्जा है। यह सब हमने जो खरीदा है सब उधार ही तो है। अब जब क्रेडिट कार्ड के बिल आ रहे हैं तो पता चल रहा है। मैंने आगे कहा, पाल, बुरा मत मानना, पर जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे तो इतना सब खरीदने की क्या ज़रूरत थी? मेरी नई नई शादी हुई है और सुषमा आधुनिक विचारों की है। चाहता हूँ कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दे दूँ जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को न दी हूँ। उसने अजीब सा उत्तर दिया। मैंने पाल को समझाना चाहा कि उसे अपनी जेब देखकर ही खर्च करना चाहिए और कुछ पैसे बुरे समय के लिए बचाकर रखने चाहिए, पर असफल ही रहा। अगले दिन मैंने पाल को $5000 का चेक दे दिया। घर से पिताजी का पत्र आया कि मेरी छोटी बहन मंजू का रिश्ता तय हो गया है तथा 1 महीने बाद ही शादी है। घर में यह आखिरी शादी थी, सो हम दोनों ने भारत जाने का निश्चय किया और शादी से 2 दिन पहले भारत पहुंच गए। 5-6 वर्ष बाद भारत आए थे। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लगा कि भारत में लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है। लोग पान खाने के लिए भी 100 रुपये का नोट भुनाते हैं। शादी में 1 सप्ताह ऐसे बीत गया कि समय का पता ही न चला। शादी के बाद कुछ और दिन भारत में रहकर हम वापस अमेरिका लौटे। अगले दिन रविवार था, सो खूब डटकर थकान मिटाई। शाम को बाजार खाने का सामान लेने गए। सुपरमार्केट में अचानक रीता से मुलाकात हुई। मुझसे नमस्कार करने के बाद वह रेणु से बातें करने लगी। बातों बातों में पता लगा कि पाल के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने घर जाकर पाल को फ़ोन मिलाया तो वह बोला, अरे, तुम कब आए? कल रात ही आए हैं, मैंने उत्तर दिया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने बताया कि उसके ऑफिस में करीब 50 आदमियों की छटनी होने वाली है और उसका नाम भी उसी सूची में है। अमेरिका में यह बड़ा चक्कर है।
स्थायी नौकरी नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो मुंह मांगी तनख्वाह पर रखा जाता है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो दूध में गिरी मक्खी की तरह से निकाल दिया जाता है। मैंने पाल को समझाते हुए कहा कि उसे अभी से दूसरी नौकरी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वह बहुत ही घबराया हुआ था। फिर मैंने कहा, ऐसा करो तुम लोग यहाँ आ जाओ, बैठकर बातें करेंगे। 8 बजे के आसपास पाल और सुषमा आ गए। सुषमा तो रेणु के पास रसोई में चली गई। पाल मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बताया कि उस पर पहले करीब $15,000 का कर्ज था, लेकिन कार लेने के बाद वह $35,000 तक पहुंच गया है। यदि नौकरी चली गई और जल्दी से दूसरी नहीं मिली तो क्या होगा? मैंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अभी तो 2 महीने तक तुम्हारी कंपनी निकाल ही नहीं रही। तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो और इस लाइन में बहुत नौकरियां हैं। चिंता छोड़कर प्रयत्न करते रहो। जब उसने मुझसे मेरे पैसों के बारे में कहना शुरू किया तो मैंने उसे एकदम रोक दिया। मेरे पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना, नहीं होंगे तो मत देना। मैंने पाल को एक सुझाव और दिया कि सुषमा को भी कहीं नौकरी करनी चाहिए। रात का खाना खाने के बाद वे दोनों अपने घर चले गए। 2 महीने बाद पाल की नौकरी छूट गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने 2-3 कंपनियों में पता लगाया पर कुछ बात न बनी। पाल बहुत हताश हो गया था। उन्हीं दिनों उसके पिताजी का भारत से पत्र आया कि उनके मित्र का लड़का न्यू जर्सी स्टेट में पढ़ने आ रहा है। पाल से उन्होंने उसकी सहायता करने को लिखा था। जिस यूनिवर्सिटी में वह लड़का पढ़ने आ रहा था वह हमारे घर के पास ही थी। पाल ने मुझे उसे हवाई अड्डे से लिवा लाने को कहा तो मैं उसे ले आया। उसका नाम अरुण था। पाल अगले दिन उसे यूनिवर्सिटी ले गया तथा उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा दिया। लगभग 1 साल तक पाल को कहीं नौकरी न मिली। सुषमा ने एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। पाल को कुछ पैसे स्टेट से सहायता के रूप में मिलते थे, सो उन दोनों के खर्च के लिए काफ़ी थे। परंतु उन पर जो पुराने बिल चढ़े हुए थे उनका भुगतान बहुत ही मुश्किल था। जब 4 महीने तक पाल ने कार की किस्त ना दी तो बैंक ने कार ले ली। पाल बहुत ही निरुत्साहित सा हो गया था। मैं इधर कंपनी के काम से बाहर रहने लगा था। कभी महीने में 1-2 बार ही उससे बातें हो पाती थी। पिछली बार जब उससे फ़ोन पर बातें हुई तो उसने बताया कि अरुण भी अब उनके पास ही रहने लगा है। खाना वगैरह तो वह बाहर ही खाता है, रात में केवल सोने के लिए आता है। किराए का आधा पैसा देता है, इसलिए कुछ राहत मिली है। उनके पास 2 शयन कक्ष थे, सो परेशानी की कोई बात नहीं थी। अरुण पढ़ने में बहुत तेज था। उसने 1.5 वर्ष में ही एमएस कर ली। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उसे एक कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। अब वह कहीं और जाकर रहने लगा। एक बार शनिवार को हम खरीदारी करने गए तो हमें सुषमा और अरुण साथ साथ नजर आए। हमने जब उन्हें पुकारा तो वे ऐसे हड़बड़ाए जैसे कि कोई चोरी करते पकड़े गए हों। रेणु, तुम आजकल हमारे घर नहीं आती? सुषमा ने बनावटी गुस्से से कहा। ये आजकल ऑफिस के काम से बाहर बहुत जाते हैं। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है तो बहुत थक जाते हैं, रेणु ने उत्तर दिया। हम चूंकि खरीदारी कर चुके थे, इसीलिए रेणु ने कहा, सुषमा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी और फिर मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। हम वापस घर आ गए। कोई विशेष काम था नहीं, सो रेणु ने कहा, चलो आज सुषमा के घर बिना सूचना दिए ही चलते हैं। शाम हो चली थी और हम पाल के यहाँ जा पहुँचे। घंटी बजाई तो पाल ने ही दरवाज़ा खोला। अंदर कहीं जब सुषमा नजर न आई तो रेणु ने पूछा, सुषमा अभी तक आई नहीं? पाल बोला, भाभी जी वह शनिवार व रविवार को देर तक काम करती है। पाल के मुख से यह सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। मैंने रेणु को आंख से कुछ भी न बोलने का इशारा किया। पाल ने हमें बैठने को कहा और चाय बनाने चला गया। इतने में ही फोन आया तो पाल ने उठाया। उसके बात करने से पता चला कि वह सुषमा का ही फोन है। उसने उससे मुश्किल से 1 मिनट बात की होगी। हमें चाय देते हुए बोला, सुषमा का ही फोन था, उसे अभी आने में 2 घंटे और लगेंगे। पाल ने हमें बहुत कहा कि हम खाने के लिए रुकें, पर हमने मना कर दिया। रास्ते में रेणु ने कहा, यह माजरा क्या है? मैंने कहा, दूसरों के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए।
रेणु इस बार बहुत गुस्से में बोली, पाल तुम्हारा गहरा दोस्त है। अपनी आंखों से आज तुमने सब कुछ देखा है। उसका घर परिवार बर्बाद हुआ जा रहा है और तुम कह रहे हो कि हमें दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। कैसे दोस्त हो तुम? रेणु की बात में दम था। मैंने जब उससे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। वह बोली, जो कुछ भी हो हमें पाल से बात करनी चाहिए। हाँ, पर कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पाल से कैसे बात करूं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं था कि उससे सुषमा और अरुण के नाजायज संबंध बताऊं। मैंने रेणु से कहना चाहा कि जो हमने देखा है वह गलत भी हो सकता है, पर हिम्मत ना हुई। रेणु उस समय गुस्से में थी। लगभग एक सप्ताह यूं ही बीत गया। अगले शनिवार को 10-11 बजे पाल का फोन आया कि हम खरीदारी करने जाएं तो उसे भी साथ लेते जाएं। मैंने उससे 3-4 बजे तैयार रहने को कह दिया। हम उसे लेकर सुपरमार्केट गए तथा पूरे सप्ताह का राशन खरीदा। पाल ने भी अपना सामान खरीदा। जहाँ सुषमा काम करती है वहाँ चलते हैं। मुझे वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, रेणु ने कहा। हम वहाँ गए। जिस काउंटर पर सुषमा काम करती थी वह वहाँ नहीं थी। पाल ने उसके बॉस से जाकर पूछा तो पता चला कि सुषमा तो पिछले 2 महीने से शनिवार व रविवार को काम करने ही नहीं आ रही है। पाल को यह जानकर बड़ा धक्का लगा। वह बोला, यदि वह यहाँ काम करने नहीं आती तो फिर कहाँ अपना मुंह काला करवाने जाती है। मैंने पाल को धैर्य बंधाते हुए कहा, हो सकता है उसने कहीं और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली हो, पर मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैंने उसे समझाया कि उसे घर जाकर सुषमा से प्यार से बात करनी चाहिए। हमने उसे उसके फ्लैट पर छोड़ा। वापसी में कार में बैठते ही रेणु मुझ पर बिफर पड़ी। कैसे दोस्त हो तुम? सब कुछ पता होते हुए भी चुप क्यों रहे? मैंने उससे केवल इतना ही कहा, आज की रात इन दोनों पर बड़ी भारी पड़ेगी। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास मैंने पाल को फ़ोन किया। मैंने पूछा, तुमने रात सुषमा से बात की? वह बोला, हाँ, वह मुझे छोड़कर चली गई। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा तो वह बोला, अपने नए खसम के पास। और कहाँ? पाल, ज़रा शांत होकर बताओ। मैंने कहा तो वह बोला, मैं शांति से ही बात कर रहा हूँ। उसने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। वह अरुण के साथ नई शादी रचाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो उसने रात में मुझसे कहा था। पाल बोलता ही रहा। जब रात को 10 बजे वह घर आई और मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है तो उसने बड़े सहज स्वर में कह दिया कि वह मुझ जैसे बेकार व निकम्मे आदमी के साथ नहीं रह सकती। पाल बोला, मैंने उसे फ़ोन किया था पर वह बात करने को ही तैयार नहीं। अरुण ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अब मेरे और सुषमा के बीच में बात करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है और मैं उसके यहाँ फ़ोन ना करूँ। पाल बहुत टूटा सा लग रहा था। मुझे उसकी हालत पर बहुत दुख हो रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दोपहर में भोजन के समय मैंने उसे फ़ोन किया, यदि तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मांगने में संकोच मत करना। शाम को मैं उसे फिर अपने घर ले आया और $1000 का चेक दे दिया। एक दिन अरुण व सुषमा दोनों पाल की अनुपस्थिति में उसके फ्लैट में आए तथा फर्नीचर वगैरह सब उठवाकर ले गए। पाल के पास अब कुछ नहीं बचा था। 3-4 सप्ताह बाद पाल के पास सुषमा के वकील से तलाक के कागज आए और उसने बिना किसी शर्त के उन पर हस्ताक्षर करके भेज दिए। चूंकि तलाक दोनों को स्वीकार था, इसीलिए कोर्ट से बिना देरी के उनका तलाक स्वीकार हो गया। ये सब इतनी जल्दी घटित हुआ कि विश्वास ही नहीं हुआ। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि एक दिन पाल का मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया, दिनेश, मुझे कल तुम्हारी कार चाहिए। क्यों? मेरा कल सुबह एक कंपनी में 9 बजे इंटरव्यू है। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तुम सुबह मुझे ऑफिस छोड़ जाना और मेरी कार ले जाना। मैंने उससे यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वह मुझे ऑफिस छोड़कर मेरी कार ले गया तथा शाम को जब आया तो बोला, यार, तुम लोगों की मदद से नौकरी मिल गई है। मैंने उसे बहुत बहुत बधाई दी। 1 महीने तक मैं उसे हर रोज़ उसके नए ऑफिस छोड़ आता। जैसे ही उसे पहली तनख्वाह मिली उसने एक कार खरीद ली और धीरे धीरे सामान्य सा होने लगा। वह अब अक्सर शाम को हमारे यहाँ आने लगा। रात 9 बजे तक
बैठता, खाना खाता और अपने घर लौट जाता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। पाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसके मालिक कंपनी की एक शाखा भारत में खोलने की सोच रहे थे। उन्होंने पाल को 1 महीने के लिए दिल्ली जाने को कहा, तो वह वहां चला गया। लगभग 1 महीने बाद जब वह वापस आया, तो मुझे फ़ोन किया कि उसने फिर से शादी कर ली है और उसकी पत्नी उसके साथ ही आई है। उसने अगले शनिवार को हमें घर आने को कहा। भाई साहब, थोड़ी और पकौड़ी लीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने स्वयं बनाई है। क्या अच्छी नहीं बनी? पाल की पत्नी उषा ने जब मुझसे यह कहा, तो मैं अचानक उस दुखद स्मृति से चौंका जो पाल की पुरानी विवाहित जिंदगी से जुड़ी थी, और मैं उसी में खोया हुआ था। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है, मैंने कहा। तो पाल उषा से बोला, दिनेश को यदि पकौड़ियों के साथ बियर मिल जाती है तो यह और भी खाता। यह सब इस घर में नहीं होगा। यह घर मेरे प्यार का प्रेरणा स्थल है। ऐसे स्थान पर मादक द्रव्य नहीं लाए जाते। उषा ने तपाक से कहा। तो पाल कुछ न बोला। थोड़ी देर में फोन की घंटी बजी। पाल ने रिसीवर उठाया। हाँ, मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने फोन पर कुछ बातें की। जब हमारे पास आया तो रेणु बोली, आपका नाम फिर से धर्मपाल हो गया क्या? हाँ भाभी जी, उषा को यही पसंद है। खाना खाकर जब हम घर चले, तो कार में बैठते ही रेनू ने कहा, अब मुझे तुम्हारे मित्र के बारे में कोई चिंता नहीं है। उषा उसे आदमी बनाकर ही छोड़ेगी। मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बना दिया। वह कुछ न बोली तो मैंने कहा, चलो अब कल देर तक सोएंगे। तुम कभी नहीं बदलोगे। कहते हुए वह मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।